गुड मॉर्निंग। आप सब बढ़िया होंगे? मैं भी बढ़िया हूँ। आपको एक बात बताऊं? क्या बात? आप अच्छे से पढ़ाई करना और हो सके तो कमेंट भी कर देना मेरे को। तो मेरे से क्या होगा कि मेरे को मिलेगा कि मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे मेहनत कुछ हद तक चल रहा है, तो थोड़ा को मेरे को और इंटरेस्ट मिलेगा कि मेरे को और वीडियो बनाना है इस तरह का। तो इसलिए आपको कमेंट जरूरी है। चलो, आप भी पढ़ाई करो। मैं भी आपके पढ़ाई की तरह लग रहा हूँ कि से आप पढ़ाई करें, आपको कुछ अच्छा रहे। तो ये क्लास सिर्फ आपको रिवीजन का प्लेटफॉर्म देगा कि आपके कोई रिवीजन में अगर कोई लास्ट में कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है तो पूरा कंसेप्ट को ये ओवरऑली अटैच कर लेगा, उसी हिसाब से आप काम करेंगे। ठीक है, हम लास्ट पिछले क्लास में थे, डिफरेंट केसेस सब डिसाइड कर रहे थे। 3 केस तक जो गए थे। अभी हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे कि केस नंबर 4, जिसमें आपको कैश प्राइस दिया होगा, इंस्टॉलमेंट भी दिया होगा, मगर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को मालूम नहीं। तो इसके हिसाब से हम एक क्वेश्चन उठाएंगे कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, क्वेश्चन नंबर 5, इसे समझने के लिए 11.13 पेज पर आप देखोगे कि क्वेश्चन के नाम लिखा होगा पी भिल्ली प्रोसेस लिमिटेड एक्यूरेट डिलीवरी वैन અને हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2001 को उसने खरीदने ही किए थे। तो द टर्म्स वेयर एज फॉलो, जिसमें हायर परचेज प्राइस ये वाला है आपका हायर परचेज प्राइस। आपका हायर परचेज प्राइस 1,80,000, मतलब आपका कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिला के 1,80,000। डाउन पेमेंट आपका 30,000 हो गया। कैश फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 150,000, देन 50,000, 30,000, 20,000, 20, 30, 50, 100, 150, 30 हो गया 180 आपका। ठीक है, अभी कैश प्राइस दिया है 180 रुपीज। आपका कैश प्राइस है 150,000। then you are equal to calculate the total interest and interest included in installment। आपका ये टोटल मिला के आपका हो गया 180 रुपीज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आपको मिल जाएगा कि टोटल पेमेंट तो आपको इतना करना है कि डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट। तो आपको हायर परचेज प्राइस मिल गया, कैश प्राइस मिल गया। इससे कैश प्राइस निकाल दो, फिर मिल जाएगा आपको क्या, आपको वो मिल जाएगा आपका टोटल इंटरेस्ट। अभी देखते हैं क्वेश्चन भी इसी हिसाब से सॉल्व हुआ है कि हायर परचेज प्राइस से आपका है डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट 20,000, 50,000, 50,000, 30,000, 20,000, टोटल हो गया आपका 180,000। फिर टोटल इंटरेस्ट आपका आ गया हायर परचेज प्राइस लेस कैश प्राइस, तो आपका आ गया 180,000 माइनस 150,000 इक्वल 30,000। आपका टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया 30,000। देन चलते हैं, हमको इंटरेस्ट ऑन ईच एलिमेंट हम इंस्टॉलमेंट देखेंगे। इसके लिए हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमको ट्रायल एंड हिट मेथड डालेंगे। मतलब हम एक एक इंटरेस्ट लेके, इंटरेस्ट रेट देख के, फिर उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे क्या इंटरेस्ट आएगा। इसके लिए क्या करेंगे कि हम इंटरप्रिटेशन मेथड फॉलो करेंगे, जिसमें 2 इंटरेस्ट रेट लेंगे। एक तो हम लिया है 8%, दूसरे लिए है 12%। अच्छा, ये कैसे डिसाइड किए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप ऐसे ही करो ना, आपका 30,000 है पूरा का पूरा, जिसके ऊपर आपका 150,000 कैश प्राइस है। तो इस हिसाब से आपको आ जाता है 180,000 का इंटरेस्ट है, जिसमें 180,000 आपका है। तो इसी हिसाब से 16% आ जाता है। फिर मैंने 12% चॉइस किया, क्योंकि ये तो इतना नहीं कि ये वाला इंटरेस्ट हो चला गए, मगर उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेके अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट हो तो क्या करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हम निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना आसपास आएगा, इसी हिसाब से हम निकालेंगे। ठीक,
अभी देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर at the 8% में आपका 1% आ गया फर्स्ट 0 ईयर के लिए, तो इसमें डाउन पेमेंट दिए थे 30,000। फिर 926 आपका आ गया 0.926 इज फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इज 8.857 0.794 ये वाला कैलकुलेशन मुझे लगता है कि आपको आता होगा। अगर नहीं आ रहा है तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम। पहले क्या करोगे कि 8% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए कैलकुलेटर पे 1.08 निकालोगे। क्या आपका 8% मतलब 0.08 है, प्लस इसमें 1 डाल दोगे, टोटल आप हो गया 1.08। ये 1.08 आप डालोगे कैलकुलेटर के ऊपर, फिर क्या करोगे डिवाइड करोगे, देन इक्वल टू दोगे, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ईयर का 0.0922, देन अगेन इक्वल मारोगे, फिर आ जाएगा 0.0857 इज द सेकेंड ईयर, नेक्स्ट 0.794, ऐसे ही आप करते जाओगे 0.735 तक। अगर यहाँ पे जीटी मार दोगे, ग्रॉस टोटल का बटन जो है जीटी का नाम पे लिखा होगा उसे मारने से आपको आ जाएगा कि एनुअल फिगर। मगर ये एनुअल के लिए चाहिए किस लिए कि जब इंस्टॉलमेंट आपका पूरा का पूरा कैश फ्लो एक ही साथ हो तो एनुअल फिगर में काम आ सकता है। मगर यहाँ पे तो एनुअल फिगर काम नहीं करेगा क्योंकि आपके पास इंस्टॉलमेंट डिफरेंट फिगर में है। अभी आपका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिए, जो प्रेजेंट वैल्यू है यही तो कैश प्राइस आपका है, प्रेजेंट वैल्यू ही आपका कैश प्राइस है, या प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू जो भी बोलो वही एक ही नाम है और कुछ नहीं। जिसको जिस नाम से बुलाओ मगर वो सुनेगा तो सिर्फ एक ही सुनेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपके निकल के आ गया प्रेजेंट वैल्यू का टोटल हो गया कि मल्टीप्लाई करने से 30,000 इंटू 1 इक्वल टू 30,000, 50,000 इंटू 0.926 इज इक्वल टू 46,300, 50,000 इंटू 0.857 इज इक्वल टू 42,800। ऐसे ही सारे को निकाल देने से आपको आ गया 1,57,600। मगर आपका कैश प्राइस दिया हुआ है, कैश प्राइस दिया हुआ है 1,50,000 का, 80% हमारे इंटरेस्ट लगाएंगे तो 1,57,670 का होगा। अगर हमको चाहिए कि 1,50,000 कैश प्राइस से किसी इंटरेस्ट में डिस्काउंट करने से 1,50,000 आया हो गया, तो फिर हमको यहाँ से कम करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू को। तो प्रेजेंट वैल्यू कम करने के लिए हमको इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट का फिगर बढ़ जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगा। इसलिए हमने सेकेंड इंटरेस्ट भरा है कि 12,000 का 12% का एक इंटरेस्ट रेट पकड़ा। फिर उससे ऊपर हमने निकाला क्या उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वो कैसे निकाला तो हमने पहले 8% के टाइम पे बता दिए। फिर उसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू निकाला, मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिए, और ये प्रेजेंट वैल्यू को टोटलिंग करने से आ गया 1,48,000। अच्छा वो तो कम हो गया, फिर 1,50,000 चाहिए, फिर थोड़ा कम करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम करने से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बढ़ जाएगा, फिर इससे 1,50,000 हो जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा निकल के। मगर 1,50,000 के लिए एक एक ऐसे करेंगे तो कितना टाइम तक करेंगे, इसलिए एक एक में क्या करते हैं कि इंटरपोल्यूशन का फॉर्मूला के इंसर्ट करते हैं, क्या कि इतना डिफरेंस के लिए इतना परसेंट हुए और इतना डिफरेंस के लिए कितना परसेंटेज चाहिए। देखिए एक लोअर इंटरेस्ट रेट को निकालना लेना है इस फार्मूला के अंदर, फिर प्लस, फिर लोअर इंटरेस्ट रेट का पर प्रेजेंट वैल्यू कितना आया था माइनस कैश प्राइस, डिवाइड बाय लोअर रेट पर प्रेजेंट वैल्यू कितना आया माइनस हायर रेट पर प्रेजेंट वैल्यू कितना है, देन रेट ऑफ डिफरेंस। मीनिंग यहाँ पे हम समझाते हैं आपको कि आपका लोअर रेट से कितना डिफरेंस आ गया 1,50,000 का, 7,670, ठीक है 7,670 कहाँ डिफरेंस है 1,50,000 से इतने का डिफरेंस है, किस परसेंटेज पे 8% में, तो 8% तो हमको चाहिए, प्लस 7,670 डिफरेंस है कितने रेट पे, कितने रेट पर ये डिफरेंस है 8% रेट पर है, फिर कितने आपका डिफरेंस कितना परसेंटेज रेट है, तो ये है 12 - 8 इज इक्वल टू 4,
4% पर इतने का है, मगर हमको चाहिए कितने का? हमको 7670 तो नहीं चाहिए, 7670 नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए? अच्छा, मैं एक दूसरे पेज पे लेता हूँ, जरा कम हो रहा है यहाँ पे, सही से दिखा नहीं पाएंगे। हमको चाहिए कितना? 150,000 चाहिए, मगर हमको मिला कितना? 6 सॉरी 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 हमको मिला, कितना? 7,670। क्या डिफरेंस आ गया कितने रेट पर? हमारे टोटल डिफरेंस कितना का? 1,57,670, 1,48,500। ये निकालो तो जरा, 1,57,670 माइनस 1,48,580, ये आपका आ गया 9090। 9090 डिफरेंस आ गया कितने इंटरेस्ट के? 4% इंटरेस्ट पर। कैसे कि आपके 8% पर हो, 8% पर आपका आ गया 1 लाख, ये 80% पर आ गया, और ये आ गया 12% पर। फिर हमें 4% का डिफरेंस लेके निकला कितना? 9090 का डिफरेंस आ रहा है, मगर हमको चाहिए कितना ही? हमको चाहिए 1,50,000। ये 1,50,000 के लिए हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है 157 का 8% के ऊपर। इससे हमको निकालना है परसेंटेज, 1,50,000 तक जाना है। 1,50,000 के इसके ऊपर डिफरेंस है 7,675, तो उसके ऊपर अगर 7,675 डाल दोगे तो आ जाएगा आपका 3.375% और ऐड करना है, और 3.375 ऐड करने से आपका आ जाएगा ये वाला 7,675 आ जाएगा, क्योंकि 9090 पे आपका 4% है। तो इसी हिसाब से 7,675 पे आपका 3.375, और पहले से 8% जोड़ देंगे इसके ऊपर, 8 टोटल होके 11.375 हो गया। उसे छोड़ो, पहले हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन के ऊपर फिर देखते हैं, ठीक है? हमको ये कितना था भाई? 1,57,670, ठीक। मतलब हमारे डिफरेंस इतने का डिफरेंस है, कितने परसेंट पर? 4% पर। ये वाला डिफरेंस 1,57,000 माइनस जो 67 का डिफरेंस कितने ऊपर ऊपर आएगा? 3.7, तो 8% के ऊपर इतना बढ़ा देने से आ जाएगा 11.375। तो आपका इंटरेस्ट रेट कैसे, अगर फार्मूला के हिसाब से जाओगे तो लोअर इंटरेस्ट रेट प्लस लोअर रेट के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू कितना आया था? माइनस कैश प्राइस डिवाइड बाय लोअर रेट पर प्रेजेंट वैल्यू माइनस हायर रेट पर प्रेजेंट वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिफरेंस, मतलब 12 माइनस 8%, आगे जाएगा आपका 11.37%। अगर आपके 11.3.7% 5% में चेक करोगे तो आपको टोटल आ जाएगा, तो चेक करने से 1,50,000 इंस्टॉलमेंट इसी हिसाब से दोगे, 11 इंटरेस्ट लगाओगे, फिर प्रिंसिपल का टोटल करोगे तो मिल जाएगा, मगर राउंड में डिफरेंस आएगा, वो आपको घर बैठकर इसे चेक कर सकते हो। ये जो अप्रोक्सीमेशन का डिफरेंस है, क्योंकि हमने 3 डिजिट ऊपर रखा है, मगर ये 3 डिजिट में कंप्लीट नहीं है ना, वो और ज़्यादा डिजिट चलता है, इसलिए वो 131 का जो डिफरेंस आ रहा है, इसके हिसाब से 131 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? अभी क्या करते हैं, वो हमारे इंटरेस्ट रेट मिल गया। अभी जो 4 केस पढ़ा ना, उसे थोड़ा समराइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने एक काम करता हूँ, समराइज से पहले आपको थोड़ा ब्रेक दे देता हूँ कि आप पहले वो 4 केस को एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम समरी पे जाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? चलो अभी समरी के ऊपर आते हैं, ठीक है?
कि हमने देखा कि क्या हमको क्या चाहिए, कि कैश प्राइस चाहिए। कैश प्राइस के लिए एक इंस्टॉलमेंट दिया होगा, एक इंस्टॉलमेंट आपको दिया होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, मगर कैश प्राइस आपको क्वेश्चन पे डिमांड होगा। तो इस तरह का अगर केस है तो हम देखेंगे कि डाउन पेमेंट दिया है, कहां चला गया भाई, डाउन पेमेंट दिया है एंड ऑन इक्वल, ये वाला इंपॉर्टेंट, ऑन इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया है। तो इसी हिसाब से हमने एक केस सॉल्व किया था, केस 1, जिसमें डाउनवर्ड कैलकुलेशन करके, हमें डाउनवर्ड कैलकुलेशन करके इसे समझ ली, मैंने डाउनवर्ड कैलकुलेशन करके उसको निकाला। कैसे, ये केस 1 में देखा, अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है एंड ऑन इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया है, तो आप डाउनवर्ड कैलकुलेशन करके कैश प्राइस इसके निकाल सकते हो। अभी अगर वो सब दिया है मगर जो ऑन इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया है, इसके बदले इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको दिया है, ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया है, तो वो केस 2 के हिसाब से हम सॉल्व किए थे एनुअल मेथड लेके, एनुअल मेथड के हिसाब से हम, एनुअल का फॉर्मूला होता है, फिर कैलकुलेटर के हिसाब से या टेबल, एनुअल टेबल से हम सॉल्व कर सकते हैं, या हम भी यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, मगर डाउनवर्ड ट्रेंड में कंप्लीट टोटल टाइम लेता है। मगर आप अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया है, डाउन पेमेंट अगर डिफरेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया है उसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, फिर डाउन पेमेंट को जोड़ दो, उससे डाउन पेमेंट अमाउंट को वो प्रेजेंट वैल्यू से जोड़ दो, तो आपको कैश प्राइस निकल के आ जाएगा, जो हमने देखा है। ये फिगर को हमने देखा था कि इसे करने से भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी और क्या देखा था दोनों केस में, एक इंटरेस्ट अमाउंट हमको चाहिए, जिसके लिए हमारे पास था कैश प्राइस था, इंस्टॉलमेंट विथ डाउन पेमेंट था, इंस्टॉलमेंट विथ डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट दिया था, इंस्टॉलमेंट दिया था, कैश प्राइस दिया था, मगर इंटरेस्ट में बोला था कि तीन तो फिगर चाहिए हमको, एक इंस्टॉलमेंट एंड डाउन पेमेंट साइमल्टेनियसली पकड़ते हैं उसको, फिर कैश प्राइस, और एक रहता है इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है, दिया हुआ था तो हम कैश प्राइस के ऊपर इंटरेस्ट रेट डाल के उसके इंस्टॉलमेंट माइनस करके वो निकाल सकते थे। अगर इंटरेस्ट रेट देता होता तो हम कैश प्राइस के ऊपर क्या करते, वो निकाल के टेबल मेथड में वो निकाल सकते थे हम। जो केस 1 में जो कैश प्राइस निकालने के बाद, कैश प्राइस निकल के बाद जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया था केस 1 में, यहाँ पे फॉलो करके हम निकाल सकते थे, मगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है, ठीक है। अगर दिया है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो केस 3 के हिसाब से हमने सॉर्ट आउट किया, जो टेबल मेथड मैंने बताया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो टेबल मेथड जो केस 1 के कैश प्राइस निकालने के बाद जो टेबल फॉलो करते थे, तो वो टेबल यहाँ पे भी फॉलो करके हम कैश प्राइस निकाल सकते हैं, या हम जो केस 3 में दिखा जो टेबल का दो फॉर्मेट के टेबल के हिसाब से हम बनाए थे, तो उस हिसाब से हम कैश प्राइस के हिसाब से निकाल सकते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है तो आपको क्या करना चाहिए, केस 4 जो मैंने सॉर्ट आउट किया था, किस हिसाब से इंटरपोलेशन मेथड मींस ट्रायल एंड हिट मेथड में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी एक नए कंसेप्ट के ऊपर आते हैं कि रीपोजीशन। आपको सबको पहले से ही मालूम है, पहले दिन से, कि हायर परचेज के पास, हायर वेंडर के पास एक राइट होता है कि अगर बायर कोई गुड्स, अगर बायर ने कोई पेमेंट डिफॉल्ट किया है तो वो रीपोजेस करने के लिए हायर वेंडर के पास राइट होता है, तो वो से इसी राइट हिसाब से वो हायर वेंडर से ले जाता है। अगर वो हायर वेंडर से टेक ओवर कर लेता है आइदर होल ऑफ द एसेट और पार्ट ऑफ द एसेट, डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के हिसाब से होगा कि जो एसेट के ऊपर आपने नहीं दिया है, या पार्शियल हम रिपोजेस कर सकते हैं, हमारा ड्यू जितना हुआ है इस हिसाब से जितना आएगा एसेट वो कर सकते हैं, तो एग्रीमेंट के हिसाब से करेगा। अगर एग्रीमेंट में ये लिखा है कि एक का इंस्टॉलमेंट आप बंद कर दिए तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही सीज हो जाएगा, पूरा एसेट सीज हो जाएगा, तो इस हिसाब से होल ऑफ द एसेट टेक बैक कर लेगा कौन, वेंडर में। तो अभी इसी हिसाब से हम देखेंगे तो आपका रिपोजिशन दोनों पार्ट से डिवाइड हो गया, और एक हो गया आपका कंप्लीट रिपोजिशन, एक हो गया पार्शियल रिपोजिशन। कंप्लीट रिपोजिशन में हम देखेंगे पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाता है,
पूरा का गुड्स जो गया था फिर तो सेल हुआ था वो पूरा वापस ले जाता है हायर वेंडर। तो इस टाइम पे क्या करेगा कि एक एंट्री ही सिर्फ करेगा, जो एंट्री था अब तक जो एंट्री डाला था होगा एग्रीमेंट के टाइम, फिर डाउन पेमेंट के टाइम, जो जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ है टाइम पे प्रोविजन का, फिर इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट हो गया वहाँ पे तक सही है। मगर जब आ जाएगा रिपोजेस का बाद, तब क्या हो जाएगा कि वो एक एंट्री पास करेगा कि गुड रिपोजेस्ट अकाउंट डेबिटेड। जो गुड्स को ट्रीट करेगा हायर वेंडर, क्या ट्रीट करेगा कि गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट डेबिटेड के नाम पे लेजर ओपन करेगा, उसको डेबिट करेगा, हायर परचेज को क्रेडिट करेगा। किस अमाउंट पर? जिस अमाउंट पर उसका बैलेंस पड़ा होगा। तो वो मानेगा कि वो एसेट का वैल्यू इतना ही है जितना उसके पास बैलेंस है हायर परचेज का। अभी इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करते हैं, जो लेजर बनाए थे इस प्रॉब्लम को, अगर हायर वेंडर का वैल्यू कितना आएगा, इसी से एंट्री में क्या मरेगा वो देखते हैं वेंडर के साइड से। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चला जाते हैं। जो केस नंबर 1 पे हम बनाए थे, कहाँ पे? यहाँ पे बनाए थे। ये तो परचेजर का है, सॉरी वेंडर का है, परचेजर अकाउंट। हायर परचेज अकाउंट अगर यहाँ से अगर उठाता है, रिपर्चेज करता है, तो अभी के लिए बैलेंस कितना है? 90,000 का है। तो वो क्या एंट्री पास करेगा? क्या रे भाई, वो क्या एंट्री पास करेगा कि 90,000 जो है, ये 90,000 के ऊपर ये 90,000 जो कैश आया है, तो वो एंट्री पास करेगा गुड्स रिपर्चेज्ड, गुड्स गुड्स रिपर्चेज्ड अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू हायर परचेजर अकाउंट। मतलब यहाँ पे उसका अकाउंट क्लोज हो जाता है कि टू गुड्स रिपर्चेज्ड अकाउंट बोल के गुड्स रिपर्चेज्ड अकाउंट डेबिट हो गया, तो इसमें अंडर क्या करेगा, यहाँ पे बाय बैलेंस के करेक्ट डाउन को हटा देगा, फिर गुड बाय गुड्स रिपर्चेज्ड को ट्रांसफर कर देगा 90,000, तो इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो परचेजर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। परचेजर अकाउंट में जितना बैलेंस दिखा रहा है कि अगर यहाँ पे अगर क्लोज करना चाहिए, उसको क्लोज करना पड़ेगा, तो 50,000 करके गुड्स ट्रांसफर कर देगा, गुड्स परचेज, और जो गुड्स टेकओवर किया है, जो एसेट को टेकओवर ले लिया है, उसका वैल्यू मान लेगा कि 50,000 है। अगर वो सेल लॉस में करेगा, वो उस टाइम पे लॉस बुक होगा, अगर प्रॉफिट में सेल करेगा तो प्रॉफिट पर सेल बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं उसका परचेजर की कंप्लीट। अगर हायर परचेजर क्या करेगा, हायर परचेज में एक हायर वेंडर का अकाउंट दिखा होगा बैलेंस, और एक एसेट में बैलेंस दिखा होगा। जो डिफरेंस आएगा उस बैलेंस के ऊपर वो पीएल को चार्ज कर देगा। तो एंट्री क्या मारेगा, हायर वेंडर अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में दिखा होगा, वो क्रेडिट बैलेंस जितना दिखा होगा उस टाइम पे वो हायर वेंडर अकाउंट को डेबिट कर देगा, उस टाइम से हायर वेंडर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फिर एसेट अकाउंट जो डिप्रिसिएशन जाने के बाद जितना बैलेंस पड़ा होगा वो एसेट अकाउंट को उतना अमाउंट से क्रेडिट कर लेगा। जो डिफरेंस आएगा वो लास्ट सेटअप कर देगा पीएल से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप देखोगे सही क्वेश्चन नंबर 1 पर, अगर आपके क्वेश्चन नंबर 1 पर देखोगे कि यहाँ पे बैलेंस पड़ा है कितने का, हायर क्रेडिटर का 90,000 पड़ा है वेंडर का अकाउंट लेजर से, और एसेट में 170,000 पड़ा है। तो एसेट वेंडर का क्रेडिट बैलेंस है 9,000, तो वेंडर के अकाउंट को डेबिट करेगा, वो वेंडर अकाउंट डेबिटेड 90,000, क्रेडिट करेगा टू एसेट ऑन हायर परचेज 1,70,000। जो डिफरेंस आपका आ गया 1,70,000, 80,000 का लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 80,000। तो इसी हिसाब से वो करेगा कि पीएल जो डिफरेंस आएगा, जो बैलेंस, वो दोनों बैलेंस, एसेट बैलेंस भी क्लोज हो जाएगा, वेंडर भी क्लोज हो जाएगा। देखो दोनों ऐसे पीएल को क्यों चार्ज करेंगे, वो वाला भी थोड़ा सा
समराइज में कर लेता हूँ। दोनों तरफ से शुरुआत हुआ था 2 लाख से। वेंडर का क्रेडिट बैलेंस 2 लाख आया था, एसेट का डेबिट बैलेंस 2 लाख आया था। ठीक है, तो वेंडर को ना हमने पेमेंट करके 90,000 बचा है, मगर जो 2 लाख से 90,000 बचा है, मगर एसेट में 30,000 सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करके 1,70,000 बचा है। तो वो फुल कंप्लीशन से कंप्लीट रिपोजिशन से ये दोनों अकाउंट लैप्स कर जाएगा। तो इसलिए जो डेप्रिसिएशन बैलेंस का चार्ज नहीं हुआ है, मान लेते कि 1,70,000 का ट्रांसफर हो गया फिर, मगर सेटलमेंट हुआ कितने अमाउंट को, 90,000 तो देना था। मेरे पास 1,70,000 का एसेट था, 1,70,000 का एसेट था, 90,000 तो वेंडर को देना था, मगर वो 90,000 से फाइनल फुल सेटलमेंट हो गया और 80,000 का हमारा लॉस हो गया। अगर एसेट हम बेचेंगे लॉस में, तो जितना लॉस हुआ है पीएल को चार्ज करते हैं ना। 90,000 में सेटलमेंट, 90,000 का पेमेंट बाकी था, वो पूरा मेरे 1,70,000 का एसेट बुक वैल्यू जिसका था वो ले गया ना। तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं किसमें, बुक वैल्यू में, और जितना हमको एडजस्ट किया 90,000 एडजस्ट किया, तो वेंडर अकाउंट डेबिट 90,000 बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मगर यहाँ पे पीएल को डायरेक्ट लिख लेते हैं। फिर अभी चलते हैं कि एक अगर कंप्लीट रिपोजिशन नहीं होकर अगर पार्शियल रिपोजिशन हुआ तो क्या करोगे। यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट है कि अगर पार्शियल रिपोजिशन हुए आज पर म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू, अगर जितना भी एग्रीड हुआ है जिस वैल्यू के ऊपर, उस वैल्यू से हम सेटलमेंट करेंगे। जो 90,000 पिछले बार में सेटलमेंट किए सब परचेजर के लेजर में, तो वहां पे जितना डिसाइड होगा, अगर सप्लायर बोलेगा मैं 30,000 में लूंगा तो 30,000 लूंगा, 1,70,000 का एसेट है, 30,000 में ले जाऊंगा। सपोज पार्शियल रिकंसिलिएशन हुए, 2 एसेट पड़ा है, तो 1,70,000 में 2 एसेट है, तो डिवाइड बाय 2, एक का है 85,000 है, मगर एग्रीमेंट हुआ कि 30,000 से वापस कर लेंगे। फिर 30,000 से 85,000 जाने से 55,000 का लॉस होगा, जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे पीएल को और उसका नाम देंगे लॉस यानी सरेंडर सेम करते। अगर हायर वेंडर के सिस्टम से वो क्या करेगा कि हायर वेंडर 90,000 का बैलेंस पड़ा है एक के लिए, अगर सेटलमेंट हो गया कि हमने 45,000 का हिसाब से ले आए, तो 45,000 हायर परचेजर अकाउंट को क्या कर देगा, वो परचेजर अकाउंट को क्रेडिट कर लेगा, एसेट को 45,000 का बढ़ा देगा कि एसेट मेरे को गुड्स रिपोजेस अकाउंट डेबिटेड 45,000 जो एग्रीड वैल्यू है, एग्रीड वैल्यू के हिसाब से हायर परचेज गुड्स रिपोजेस अकाउंट डेबिटेड 45,000 टू हायर परचेजर अकाउंट 45,000। तो क्या होगा कि 90,000 से 45,000 जाने से बैलेंस हायर वेंडर में बचेगा 45,000, और जो गुड्स रिपोजेस करके लाया 50,000 वो गुड्स रिपोजेस अकाउंट में 45,000 में शो करेगा। अगर वो लास्ट फिर उसके बाद वो 45,000 से ऊपर बेचेगा प्रॉफिट रहेगा, कम बेचेगा लॉस होगा। इस तरह परचेजर क्या करेगा कि अगर 45,000 में सेटल हुआ है, उसका एसेट पड़ा है 1,70,000 जिसमें 2 एसेट है, एक का वैल्यू पड़ा 85,000 में 45,000 दिया है, सेटलमेंट हुआ है, तो 40,000 का लॉस हुआ है। तब वेंडर ने आपका वेंडर से सेटअप हुआ है 45,000 का, वेंडर से जो 90,000 का बैलेंस है 45,000 निकाल दोगे तो बैलेंस बोले बचेगा कितना, 90,000 से 45,000 चला गया तो आपका 45,000 बैलेंस बचेगा। तो वेंडर का अकाउंट में 45,000 रुकेगा, जो 45,000 सेटअप हो गया, मगर उसके लिए मेरा एसेट कितना चला गया, 85,000 का एसेट चला गया, तो बैलेंस बचा कितना कि 55,000 का लॉस हो गया। 85,000 लॉस चला गया तो 40,000 का मेरा लॉस हो गया। अगर समझ में आया, नहीं तो मैं एक सॉल्यूशन इसके ऊपर करता हूँ, छोड़ो यहीं से कर लेता हूँ छोटी सी एक। सपोज ये एक वेंडर का बुक्स में हायर परचेजर अकाउंट है, जिसमें हायर परचेजर अकाउंट डेबिट बैलेंस देखा होगा, तो बैलेंस ब्रेकडाउन हुआ है 90,000 का, ठीक है, जिसमें 2 एसेट बेचा था। तो ये एक के एसेट के लिए वैल्यू किए कितना क्या कि 90,000 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 45,000। ये क्या करेगा कि हायर वेंडर को अकाउंट को बाय गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट 45,000 डाल लेगा, देन बाय बैलेंस का रेट डाउन कर लेगा 45,000, ठीक है।
ये आपका हो गया 90,000 का। ये एंट्री पास करेगा कि गुड्स रिपोजिटेड अकाउंट डेबिटेड 45,000 टू हायर परचेजर अकाउंट 45,000। इसी हिसाब से 45,000 सेटलमेंट होगा। अगर हायर परचेजर के साइड में देखेंगे तो हायर वेंडर में अकाउंट में 90,000 पड़ा होगा। हायर वेंडर का क्या बैलेंस दिखा होगा? क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रेकडाउन कितना 90,000। इधर एक एसेट में पड़ा होगा बैलेंस, एसेट का डेबिट बैलेंस होगा दिखा होगा कितना का कि टू बैलेंस ब्रेकडाउन 1,70,000। ये दोनों एसेट था, टू एसेट था, तो एक के लिए हमारा कितना आएगा कि 1,70,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 85,000। एक के एसेट 85,000 है, और हम तो करेंगे क्या बाय हायर वेंडर। कितना सेटलमेंट हुआ है 45,000। फिर बाय लॉस ऑन सरेंडर कितना हो गया भाई 85,000 का एक का सेट है, 45,000 में सेटलमेंट हुआ है 40,000। फिर बाय बैलेंस कैरेट डाउन आपका हो गया 85,000। जो लॉस हुआ है अभी हायर वेंडर अकाउंट यहाँ पे खुला है, फिर यहाँ पे डाल लेते हैं टू एसेट के हमने कितने दे दिए 45,000। तो बैलेंस बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रेकडाउन 45,000 सेटलमेंट हो गया आपका। ओके, तो इसी हिसाब से पार्शियल रिपोजिशन और हाँ ये वाला जो लॉस ऑन रिपोजिशन ये ट्रांसफर कर देंगे पीएल को कि हमारा एक्चुअल में कितना लॉस हो गया। और ये जो गुड्स रिपोजिटेड अकाउंट है हायर वेंडर के बुक्स में, तो ये कहाँ पे ट्रांसफर करेगा बैलेंस शीट में दिखाएगा कि इसने क्या रिपोजिटेड का बैलेंस का है, तो वो वापस उस रेट में उसको नजर लेके उसके ऊपर नजर रख के वो सेल करेगा फिर दोबारा से। उसमें कम हुई करोगे तो लॉस में आएगा, अगर वो 45,000 में 45,000 को सेल कर देगा तो उसमें नो प्रॉफिट लॉस आएगा। जितना कलेक्शन करना था हर परचेजर से वो थर्ड पार्टी से कलेक्शन हो गया तो उसको एसेट दे देगा, तो उसका सेटलमेंट हो जाएगा। अभी चलते हैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन के सम क्वेश्चन के ऊपर, एमसीक्यू के ऊपर थोड़ा चलते हैं, थोड़ा बुक्स के शट आउट करते हैं, फिर उसके बाद हम ये टॉपिक बंद करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं इंस्टीट्यूट की मटेरियल ऊपर, जिसमें आपका एमसीक्यू हम शट आउट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के क्या दिया है कि द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द हायर परचेज ट्रांजैक्शन फॉर द गुड्स परचेज इज नोन एज, क्या बोलेंगे, जो एग्रीमेंट के टाइम पे हम देते हैं तो उस टाइम का जो पेमेंट देते हैं उसको हम बोलेंगे कि डाउन पेमेंट। देन सेकंड क्वेश्चन, द टोटल इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज गुड्स इज डिफरेंस बिटवीन, टोटल जो इंटरेस्ट आता है तो वो किसका किसका डिफरेंस होता है कि आपका हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस, या हायर परचेज प्राइस या डाउन पेमेंट, और कैश प्राइस एंड फास्ट इंस्टॉलमेंट। आपका ऑब्वियसली होगा हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस का दोनों का डिफरेंस ही आपका होता है क्या कि आपका टोटल इंटरेस्ट होता है। जितना एडिशनल दिए है कैश प्राइस के ऊपर वो टोटल इंटरेस्ट ही है। देन डेप्रिसिएशन हायर परचेज एसेट इज क्लेम्ड बाय हायर परचेजर। ठीक है, under installment payment system ownership of goods is transferred at the time of payment of last installment, is not transfer, is transfer at the time of signing agreement। हमको मालूम है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट के सिस्टम पे इमीडिएट ट्रांसफर होता है ओनरशिप, तो इस हिसाब से इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। द परचेजर्स रिकॉर्ड ऑफ एसेट एट इट्स, द हायर परचेजर एसेट को रिकॉर्ड किस वैल्यू पे करेगा, कैश प्राइस या हायर परचेज प्राइस, अमाउंट पेड टू द वेंडर टिल डेट, जब तक पेमेंट किया है जितना अमाउंट तक पेमेंट किया है उतना नहीं, पूरा जो कैश प्राइस होता है ना कैश प्राइस में पहले दिन से ही रिकॉर्ड कर देगा वो किसका हायर परचेज रिकॉर्ड में, एसेट को इतना रिकॉर्ड करेगा। आइदर वो कैश प्राइस मेथड फॉलो करे, कैश प्राइस मेथड फॉलो करे
या इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड फॉलो करें। जिस मेथड भी फॉलो करो, मगर एसेट को तो कैश प्राइस से ही रिकॉर्ड करना है। मगर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड फॉलो करें तो एसेट कैश प्राइस में जाएगा, मगर इंटरेस्ट जो आपका सस्पेंस लेजर ओपन करते हैं ना, वो बैलेंस इंटरेस्ट जाकर वेंडर को आपने पूरा का पूरा जो वैल्यू है हायर परचेज प्राइस, वो वेंडर को हायर परचेज प्राइस से क्रेडिट करोगे। एसेट को सिर्फ कैश प्राइस से ही रिकॉर्ड करोगे, दोनों मेथड में। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ओनरशिप ऑफ द गुड्स परचेस्ड, ओनरशिप ऑफ द गुड्स परचेज अंडर हायर परचेज सिस्टम इज ट्रांसफर ओनली व्हेन, मतलब ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है हायर परचेज सिस्टम पे, डाउन पेमेंट इज पेड और आउटस्टैंडिंग बिल इज पेड इन फुल, या कैश प्राइस एंड फास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट देने के बाद, मतलब जितना आपका आउटस्टैंडिंग है वो पेड होने तक आपका इंटरेस्ट पेमेंट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। जब तक आपका पूरा पेमेंट नहीं हो जाता है, पूरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट तो आप जिस जब तक आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस पूरे पेमेंट नहीं हो जाता है, तब तक आपका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। आपका आउटस्टैंडिंग, पूरा आउटस्टैंडिंग क्या होता है कि आपका आउटस्टैंडिंग ही होता है डाउन पेमेंट, जितना अमाउंट आपको देना क्या है, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हायर परचेज प्राइस इज कैश प्राइस and interest on unpaid installment both of A and B. Higher purchase price includes cash price plus total interest. total interest किसके ऊपर कैलकुलेशन होता है, आपके आउटस्टैंडिंग वैल्यू के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। Which method of recording higher purchase transaction is not used in higher vendors book? Which method of the recording of higher purchase transaction is not used for higher vendor? Higher vendor दोनों मेथड यूज करता है, एक तो सेल्स मेथड, एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। अगर ये जो कैश प्राइस मेथड ये कौन फॉलो करता है, वो हायर परचेजर फॉलो करता है। तो इसी हिसाब से आंसर आपका हो गया कि कैश प्राइस मेथड हायर परचेजर फॉलो करता है, हायर वेंडर नहीं। तो हमारे हिसाब से आंसर हो गया क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर कैश प्राइस मेथड, दैट इज सी। देन द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ वेंडर आज द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ वेंडर। वेंडर के बुक्स में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कहाँ दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, सिर्फ डिडक्शन ही करते हैं, आइदर परचेजर हो या वेंडर हो डिडक्शन करेंगे। मगर कहाँ से आपके लिए वेंडर अगर बुक्स में परचेजर क्या होता है कि डेप्टर होता है, तो हायर परचेज जो डेप्टर दिखाते हैं उससे डिडक्शन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी इज द सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसी हिसाब से हम ये वाला टॉपिक क्लोज करते हैं। और मेरा नंबर तो स्क्रॉल हो रहा है नीचे, अगर कोई कमेंट देना है या कुछ मेरे को कुछ मॉडिफिकेशन के लिए आप चाहते हैं कि ये वाला एक क्लास इससे होने से और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो ये तो रेगुलर बैच नहीं है, स्मार्ट बैच है। तो स्मार्ट बैच के हिसाब से अगर और कुछ चाहिए स्मार्ट तरह से तो मैं प्रेजेंट कर सकूं, तो मेरे को जरूर सजेस्ट करना। मेरा नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है उसके ऊपर जरूर व्हाट्सअप करना। मैं आपको सजेशन को मैं ध्यान में रख के अगले क्लास को वो रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय। और आप सब पढ़ाई में ध्यान दो, ज़्यादा इधर उधर का बात मत सोचो। ये तो एक गलत बात है कि आप इधर उधर का बात सोचो, ज़्यादा पढ़ाई से डिस्टर्ब होके आप डिफरेंट एरिया पर फोकस देते हो। ये दोस्त क्या करता है, वो कितना पढ़ाई करता है, वही वो जितना पढ़ाई करता है उसको पढ़ाई करने तक दे दीजिए। वो पढ़ाई इतना करेगा, वो 2 घंटा बैठेगा या 10 घंटे बैठेगा, किंतु मेरे लिए मैं पढ़ पाऊंगा सिर्फ 2 घंटा, तो 2 घंटा ही आपके लिए सही रहेगा। नहीं कि वो पढ़ रहा है मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ऐसे सोचोगे तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं में मन ही नहीं लगेगा, और मन भी नहीं लगेगा तो पढ़ाई कैसे करोगे। तो इसलिए जितना हो सके इतना इधर उधर का बात
सोचना बंद करके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई आपके इसी हिसाब से पढ़ाई करिए, और जरूरत पड़े तो ब्रेक लीजिए, पढ़ाई कीजिए। अभी के लिए रहता हूं मैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास पे एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय।